मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज बीज गणित पे हम लोग 26वां लेक्चर देखेंगे और प्रश्नावली 4.3 चल रहा है, ठीक ना। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे कि आप खुद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन था आपका, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। उस क्वेश्चन को कर रहे हैं और इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और है, उसको करेंगे। इसी के साथ इस प्रश्नावली को समाप्त कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन था आपका, लिख रहे हैं हम, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। हमने बताया था यह आपका उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 11 है और यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 है। अब विषम संख्या देखिए, विषम संख्या देखिए, विषम संख्या की परिभाषा आप लोग जानते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार। अब यह कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार, दो लगातार विषम संख्या ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग 290 है। धन पूर्णांक, धन माने प्लस वाला वैल्यू, ठीक ना। तो कहीं से दूगो आप लगातार विषम संख्या लीजिए, कहीं से लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह देख रहे हैं कि विषम संख्या 2 से बढ़ रही है। 1 में 2 जोड़िएगा 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िएगा 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़िएगा 7 मिलेगा, 7 में 2 जोड़िएगा 9 मिलेगा। विषम संख्या 2 से बढ़ रही है ना। तो पहले वाले को यदि हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़िएगा तब ना 3 मिलेगा। तो पहली विषम संख्या को हमने x माना, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी ना जी। तो ऐसे ही हम मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी देख लीजिए, 7 में 2 जोड़िएगा तब 9 मिलेगा। इसको यदि आप x मानते हैं तो अगला क्या होगा, x + 2 होगा ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। यही यदि, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और, यही यदि सम संख्या होती, सम संख्या का परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। आप जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है। तो सम संख्या भी हम देख रहे हैं 2 से बढ़ रहा है आगे। 2 में 2 जोड़िएगा 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़िएगा 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़िएगा 8 मिलेगा। यानी यह क्वेश्चन में यदि सम संख्या की बात करता तो 2 लगातार सम संख्या भी देखिए 2 से बढ़ रहा है। सम संख्या 2 से ना बढ़ रहा है जी, कहीं से 2 लगातार लीजिए। 2 में 2 जोड़िएगा तब 4 मिलेगा, 8 में 2 जोड़िएगा तब 10 मिलेगा। यदि पहली सम संख्या को हम x मान लें तो दूसरी क्या होगी, x + 2। तो सम का क्वेश्चन हो या विषम का क्वेश्चन हो, ठीक है, सम संख्या अथवा विषम संख्या 2 से आगे बढ़ती जाती है, ठीक ना। तो माना पहली सम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी सम संख्या बराबर x + 2 होगा नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना पहला विषम धन पूर्णांक, माना पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा विषम धन पूर्णांक, इसलिए दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर x + 2। अभी बताया ना, विषम संख्या आपका 2 से आगे बढ़ती जाती है, ठीक ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ही ना है जी। 1 में 2 जोड़िएगा 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 2 जोड़िएगा 7, 2 से आगे बढ़ रहा है।
कहीं से 2 को लगातार लीजिए, तो 3 में 2 जोड़िएगा तब ना 5 मिलेगा, तो इसको x मान लेंगे, तो इसको क्या मानना होगा, यह क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। माना पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न से क्या कह रहा है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। यानी इन्हीं दोनों के वर्गों का योग क्या है जी, 290 है। चलिए तो इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग हमने किया, इसका वर्ग कीजिए, इसका भी वर्ग हमने किया। अब इन्हीं दोनों के वर्गों का योग क्या है, 290 है, यानी 290 के बराबर है। चलिए अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे तो मेरा द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, होगा ना जी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह ज्यों कहते हो, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस के जो बाएं साइड में है a के जगह में है, प्लस के जो दाएं साइड में है b के जगह में है, यानी a के जगह में x है और b के जगह में 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। उसी के रूप में इसको लिखेंगे, a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। कोई दिक्कत। चलिए a गो x स्क्वायर, a गो x स्क्वायर, 2 गो x स्क्वायर होगा, इसके आगे एक छिपा है ना जी, तो a गो x स्क्वायर, a गो x स्क्वायर, 2 गो x स्क्वायर होगा ना, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर, ध्यान देते रहिएगा। चलिए 2 दूना 4x, ये आपका क्या हो गया जी, 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, यह प्लस में है, इधर आएगा जी माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा ना, जहाँ भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। 290 में से 4 घटाएंगे 286, और उसके आगे माइनस लगाइए, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण तो मिल गया है, ठीक ना, लेकिन इसको और छोटा किया जा सकता है। सब में देख रहे हैं 2 कॉमन है जी, सब में से यदि 2 कॉमन ले लें तो यह द्विघात समीकरण और छोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सब में से हम 2 कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों पदों से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो क्या बचा जी, x स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 ले लिए हैं, यहाँ पे 2 बचा, x ज्यों कहते हो, देख लीजिए 2 दूना 4, ध्यान दीजिएगा, 14 दूना 28, 3 दूना 6 हो जाएगा ना जी, बराबर 0। अब सबके साथे 2 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो मान 0 मिलेगा ना जी, देखते रहिएगा। ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण मेरा मिल गया। अब यहाँ से x का दोनों मान अर्थात द्विघात समीकरण का मूल या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लें या द्विघात सूत्र लगा लें, ठीक ना। तो चलिए गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो गुणनखंड कैसे करते हैं जी, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटकर। बांटने का काम कैसे करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 छिपा हुआ है ना, चलिए ध्यान देते रहिएगा। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 143 दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिला जी, 143 मिला। 143 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद 2 के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए 143 का एक गुणनखंड यह भी है, लेकिन 143 में 1 जोड़ेंगे 144 हो जाएगा, 2 मेरा नहीं होगा। 143 में से 1 घटाएंगे 142 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। इसका मतलब 143 का कोई अन्य गुणनखंड देखना होगा, ठीक ना।
चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, कटेगा आपका 11 से। और जांच कर लीजिए किससे कट रहा है, ठीक ना। तो 11 में एकम 11 3, ठीक है। 11 एकम 11, ध्यान दीजिएगा, 11 एकम 11 और 14 में से 11 निकल जाएगा, 3 बचेगा और 3 3 33 हुआ, 11 ત્યાં 33 होगा ना जी। तो 143 का यही गुणनखंड मिला जी, 11 गुणे 13 मिला ना। 143 का गुणनखंड क्या मिला, 11 गुणे 13। चलिए ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, 13 में से 11 घटाइएगा तो 2 मिल जाएगा ना जी, 2x है। तो 13x में से 11x घटाएंगे, मेरा 2x मिल जाएगा ना। चलिए उसी को लिखेंगे, इस एक को मिटा रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ध्यान देते रहिएगा। यह ज्यों का त्यों, फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों उतर रहा है, लास्ट वाला ज्यों का त्यों उतर रहा है, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटना है। अब 2x के बदले क्या लिखेंगे, 13x घटाऊं 11x, ध्यान देते रहिएगा। 13x घटाऊं 11x माइनस 143 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए, अर्थात दोनों में क्या शामिल है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में x शामिल है जी। तो दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, तो एगो x बच गया। x स्क्वायर है ना, x 2 है गुणा के रूप में, एगो ले लिए हैं तो एगो बचा है ना, प्लस x ले चुके हैं, 13 आपका बचा, कोई दिक्कत। यहाँ जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत। अब इस कोष्ट में यहाँ पे कितना से गुणा कर दे कि इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x का गुणांक क्या है जी, -11। उसी -11 से गुणा करेंगे, ठीक ना, देखते रहिएगा। अब इस अंडरलाइन वाली चीज को मिटा रहे हैं, -11, कोई दिक्कत। चलिए अब ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटाते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए एक पद आपका यह है, दूसरा पद यह है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है जी, x + 13, x + 13 यहाँ भी, दोनों में से x + 13 को हम कॉमन ले रहे हैं। क्या बचा जी, ax - 11 बचा ना, तो ax - 11 बराबर 0। चलिए अब इस अंडरलाइन को मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का एगो मान पाएंगे, पुनः इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का एक मान मिल जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जब ax + 13 बराबर 0 तो x का मान क्या मिला जी, -13। बराबर के इधर 13 प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, x का मान -13 मिला ना जी। और x क्या है जी, विषम धन पूर्णांक है, धन है, धन यानी प्लस वाला वैल्यू चाहिए ना, हमको धनात्मक मान चाहिए, और x का मान यहाँ पे ऋणात्मक आया है, तो क्या यह संभव है, यह संभव आपका नहीं है। चलिए यहाँ लिखिए, जो कि संभव नहीं है। पुनः अब इसको शून्य के बराबर कीजिए आप, ठीक ना। ax - 11 बराबर 0, तो x का मान क्या मिला, 11 हो जाएगा। x का मान 11 मिला, इसका मतलब मेरा पहला विषम धन पूर्णांक 11, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 11 + 2 आपका 13, ठीक ना। इसलिए पहला विषम धन पूर्णांक x है, और x का मान क्या मिला है जी, 11। तो पहला विषम धन पूर्णांक 11 हो गया, दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या है आपका, x + 2 है ना, x + 2, और x का मान क्या है जी, 11। तो 11 + 2 आपका 13, यही 2 आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत। पहली बात तो यह है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, माने 2 को लगातार विषम धन पूर्णांक चाहिए था ना। तो देखिए 11 के बाद विषम संख्या 13 आता है ना जी, 11 13 15, कोई दिक्कत। अब इनके जिनके वर्गों का योग 290, तो आप देख लीजिए, इन दोनों का वर्ग कीजिए और जोड़िए, क्या 290 आता है कि नहीं, ठीक ना, जांचने के लिए खुद से कि क्या जो मेरा आंसर आया है सही है कि नहीं, ठीक ना। तो देखिए इनके वर्गों का योग कीजिए, 11 का स्क्वायर क्या होगा जी, 121,
13 का स्क्वायर कितना होगा जी 169। अब दोनों को जोड़िए, क्या 290 आ रहा है? तो 9 1 10 0 1 6 2 8 1 9 और 1 1 2 आ जा रहा है ना। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है दोनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है, यानी सही है। तो यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब इसे मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब देखा जाएगा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ यह चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन आपका 11 है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 469 वर्ग मीटर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 469 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यही है जी। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 469 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। पहली बात तो क्वेश्चन यह भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है जी, 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। पिछले कई क्लासों में भी इस बात को हमने चर्चा किया है कि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को एक ही चर मान के बनाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में 2 चर मान भी लिए तो उसको एक चर में बदलते हैं, तब जाके द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, तो वहां से हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सुविधा के लिए 2 ही चर मानेंगे, ठीक ना। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें तो मान लेंगे एक वर्ग की भुजा को x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा को y मीटर। यहाँ सुविधा के लिए 2 चर ही मानेंगे और बाद में जाके एक चर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब मेरा द्विघात समीकरण मिलेगा, तब हम हल कर लेंगे, ठीक ना। आप देखते चलिएगा। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। मान लिया हमने पहले वर्ग की भुजा को x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा को y मीटर। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, देखते चलिएगा। क्वेश्चन कहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 469 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और पहले वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा x तो क्षेत्रफल x स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर ना। दूसरे वर्ग की भुजा y तो क्षेत्रफल y स्क्वायर होगा ना जी। अब इन्हीं दोनों क्षेत्रफलों का योग क्या है 468 वर्ग मीटर है, यानी दोनों क्षेत्रफलों का योग क्या है 468 है, यही मिला, ठीक ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया y स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना जी। तो पहले वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा y है तो क्षेत्रफल y स्क्वायर। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है
468 है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे शर्त में कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। वर्ग का परिमाप क्या होता है जी? 4 गुणे भुजा। पहले वर्ग की भुजा x है तो परिमाप 4 गुणे x होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, ठीक ना। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। पहले वर्ग की भुजा x है तो परिमाप 4 गुणे x होगा ना। दूसरे वर्ग की भुजा y है तो इसका परिमाप 4 गुणे y होगा ना। अब इनके परिमापों का अंतर माने घटाव 24 मीटर है, यानी 24 मीटर के बराबर है। समझे ना। अब यही चीज यहाँ हम लिखेंगे पुनः। पहले का परिमाप तो 4 गुणे भुजा, दूसरे का परिमाप 4 गुणे भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा y है तो 4 गुणे y। अब परिमापों का अंतर आपका 24 मीटर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 आप कॉमन लीजिए तो यहाँ x माइनस यहाँ पे y बराबर 24। 4 कट गया जी, 6 चौका 24 होता है ना। चलिए तो x माइनस वाई बराबर कितना? 6 आया। ध्यान दीजिएगा, x बराबर, चलिए ध्यान देते रहिए। देखिए ax 6 प्लस में है, इधर आएगा जी माइनस में, और y माइनस में उधर गया जी प्लस में। ध्यान दीजिएगा, ax जो कहते हो बराबर के उधर 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में, y माइनस में है बराबर के उधर जाएगा प्लस में, यानी y का मान निकालिए कितना? x माइनस 6, समीकरण 2। अब हम एक चर में कन्वर्ट करने चल रहे हैं ताकि द्विघात समीकरण प्राप्त हो। ध्यान देते रहिएगा। समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, 1 में क्या है? ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 ही है ना। समीकरण 1 में आपका इतना है, हमने उतारा। अब चलिए ax स्क्वायर, देखिए y का मान कितना है? समीकरण 2 से y का मान कितना है? x माइनस 6, तो y के जगह में रखिए x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं ना है। y का मान x माइनस 6 है तो y के जगह में x माइनस 6 रखे, स्क्वायर जो कहते हो बराबर 468, कोई दिक्कत। कहाँ से रखें जी? तो समीकरण 2 से, यहाँ बगल में बता सकते हैं समीकरण 2 से, यानी y का मान जो x माइनस 6 रखे हैं कहाँ से? समीकरण 2 से। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। ax स्क्वायर प्लस, यह क्या है जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस के जो बाएं साइड में है a के जगह में है, और माइनस के जो दाएं साइड में है b के जगह में है, ठीक ना। यानी a के जगह में x है और b के जगह में 6 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 6, आप प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 468, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर होगा, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का अर्थ है एगो एक्स स्क्वायर है ना। चलिए माइनस 2 6 के 12x, 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 36 होगा। ये प्लस में है, इधर आएगा हो माइनस में, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा आप। 2x स्क्वायर माइनस 12x, ध्यान दीजिएगा। और देखिए 36 घटाओ 468, जहाँ भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, उसके सामने माइनस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 8 में से 6 घटा जी, 8 में से 6 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2, 6 में से 3 घटा 3, और 4 ज्यों कहते हो माइनस 432 बराबर 0, कोई दिक्कत। 36 में से 468 घटा तो माइनस 432। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, लेकिन इस समीकरण को थोड़ा सा और छोटा कर लें, ठीक ना। हम सब में देख रहे हैं 2 शामिल है, तीनों पदों से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि समीकरण मेरा और छोटा हो जाए, तो हल करना आसान हो जाएगा। चलिए सब में से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ केवल x स्क्वायर बचा ना।
देखिए 2 छक्के 12, 2 ले लिए हैं तो यहाँ 6 बचा और x ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 दूना जी 4, 32 है, 16 दूना 32, 2 दूना 4 और 16 दूना 32 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब सबके साथ 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और 0 में जब 2 से भाग देंगे तो मान 0 मिलेगा ना, ध्यान देते रहिएगा। ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0, द्विघात समीकरण मिल गया। या तो आप गुणनखंड विधि से हल करें या आप द्विघात सूत्र लगाएं, ठीक ना, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करते हैं जी, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटकर। इसके लिए क्या करते हैं, तो आदि और अंत का गुणा करते हैं। ax स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 216, दोनों का गुणा करेंगे ना। चलिए ax स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद आपका 216, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 216। 216 का वैसा गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाले पद -6 के बराबर हो जाए, ठीक ना। चलिए उसका गुणनखंड किया जाए, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए 216 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटिए, 10 दूना 20, 8 3 दूना 6, ठीक है। 10 दूना 20, 16, 8 दूना 16, 108 दूना 216, फिर 2 से काटिए, 54 दूना 108, 2 से काटिए, 27 दूना 54, और 3 से काटिए, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 गुणे 3 3 9, 3 3 9 और दूना 18, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4 3 12, हमने 2 गुणे 3 को एक साथ ले लिया, 2 गुणे 3 इसको एक साथ लिया, फिर 3 गुणे 2 को एक साथ लिया, तो ये आपका 2 दूना 4 3 12, 2 3 6 3 18, कोई दिक्कत। 216 का गुणनखंड क्या पाए, 12 गुणे 18, कोई दिक्कत है। और देख लीजिए 12 में से 18 घटाइएगा तो -6 मिलेगा ना, 12x में से 18x घटाइएगा -6x प्राप्त हो जाएगा ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखते रहिएगा आप लोग। या आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा करें उस विधि का प्रयोग कर लीजिए, दोनों विधि आपको सिखाया जा चुका है, ठीक ना, ध्यान देते रहिएगा। ax स्क्वायर ज्यों का त्यों, अब -6x के बदले 12x माइनस 18x, 12x माइनस 18x माइनस 216 ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन दिख रहा है, दोनों में से हमने x कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, ax का पावर 2 बता रहा है, x गुणे x, 2 x है ना, एगो ले लिए हैं तो एगो x बचा, प्लस यहाँ देखिए ax तो ले चुके हैं, 12 बचा है ना। अब यहाँ जो भी कोष्ट में आ जाए उसी को ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखिए, बराबर 0। अब सोचिए इस कोष्ट में कितना से गुणा कर देंगे इसके बराबर हो जाए, ये ना सोचते हैं। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x का गुणांक क्या है, -18, उसी -18 से गुणा करना होगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, उसी -18 से गुणा करना होगा। अब -18 का गुणा इन दोनों के साथ ही कीजिएगा तो यही दोनों चीज मिल जाएगा जी, यही दोनों मिलेगा, ठीक ना। अब चलिए ax + 12 यहाँ भी कॉमन लिए, क्या बचा जी, x - 18 बराबर 0, ध्यान देते रहिएगा। अब क्वेश्चन अपने लास्ट स्टेज में है, ठीक ना। अब एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक मान मिलेगा, फिर इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का एक और मान मिल जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, जब x + 12 बराबर 0 तो x का मान क्या जी, -12, कोई दिक्कत। 12 प्लस में उधर जाएगा हो माइनस में, और x क्या है जी, वर्ग की एक भुजा है ना। और भुजा क्या है, मान लीजिए कोई वर्ग है, सपोज दैट ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा, कोई भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आप जानते हैं।
तो x क्या है? भुजा है। भुजा अर्थात एक दूरी है जी, एक दूरी है, एक दूरी है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो x का मान जो माइनस में आया है संभव आपका नहीं है। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। चलिए, जो कि संभव नहीं है, चलिए x का मान -12 मिला जो कि संभव नहीं है। कारण x वर्ग की भुजा है, भुजा एक दूरी हो गया और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको शून्य के बराबर करेंगे। पुनः x - 18 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया हो? 18। इसका मतलब x का मान 18 आया। x क्या है? पहले वर्ग की भुजा ना, तो पहले वर्ग की भुजा आपका 18 मीटर होगा ना जी। और x का मान देख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखिएगा। तो x का मान 18 है, 18 घटाओ 6 आपका 12, y का मान 12 मिल जाएगा। और y क्या है? दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 12 मीटर। ध्यान दीजिएगा, x का मान 18 आया है समीकरण 2 से। y बराबर क्या है? y बराबर क्या है? x - 6, x - 6। x का मान जी, x का मान क्या है? 18 - 6 बराबर कितना जी? 12। कोई दिक्कत? x का मान 18 यानी पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर, y का मान 12 यानी दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। अब फाइनली यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा। इसलिए पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y है ना जी, और y का मान 12 आया है, 12 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। इसी के साथ प्रश्नावली 4.3 आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।